जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, वो अपने आप में बयां कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ तो बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो शरद पवार से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो राज ठाकरे से भी उससे पहले बात करते हैं। और इस बीच में आपको और एक और खबर जो है वो भी बता दूं कि दरअसल कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि 2 दर्जन से ज्यादा नेता जो है वो अजीत पवार के गुट को छोड़कर वो शरद पवार के गुट में शामिल हो गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, प्रवीण माने जो कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनावों से पहले ही अजीत पवार के साथ चले गए थे और प्रवीण माने जो है उन पर लोकसभा चुनावों के अंदर सुप्रिया सुले के उनको बनाया गया था कि वो लोकसभा चुनाव जो है वो उसका जो भी काम है वो संभालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि वो अजीत पवार के साथ चले गए थे। और अब खबर ये है कि प्रवीण माने जो है वो अजीत पवार का दामन छोड़कर अब फिर से शरद पवार के साथ जाने वाले हैं। और इसका एक बड़ा नुकसान जो है वो अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी को भी हो सकता है, जिसके चलते फडणवीस जो है वो बार बार प्रवीण माने को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले 2 दर्जन से ज्यादा नेता चले गए। उससे पहले हमने देखा कि छगन भुजबल जो है वो जाकर शरद पवार से मुलाकात करते हैं और अब प्रवीण माने जो है फिर से शरद पवार के साथ जा सकते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद क्या लोगों का मन पलटा है, मन बदल रहा है? और ये बदलता हुआ मन जो है बीजेपी के लिए और अजीत पवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अजीत पवार की राजनीति जिस तरीके से हाशिए पर जा रही है उसको और बड़ा नुकसान हो सकता है। एक कहावत कही जाती है, डूबते हुए जहाज में से कोई उसमें चढ़ना नहीं चाहता, डूबते हुए जहाज को सब छोड़ करके भाग। चूहे कहा जाता है, मैं चूहा शब्द लेने से थोड़ा सा कतरा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा अटक रहा हूं। अब ये तो लोग तय करेंगे, दर्शक तय करेंगे, वोट देने वाली जनता तय करेगी कि कौन चूहा है या नहीं है, या किसका जहाज डूब रहा है या किसका जहाज नहीं डूब रहा है। लेकिन ये सही है कि इस वक्त में अगर किसी की सितारे गर्दिश में है सबसे ज्यादा पूरे महाराष्ट्र की, अगर आप बात करें और एक ऐसे नेता का नाम चुनने के लिए मुझे कहें, एक ऐसे नेता का नाम बताओ जिस नेता को सबसे कमजोर आज के वक्त में माना जा रहा है, मैं कहूंगा अजीत पवार। आप कह सकते हैं आपने राज ठाकरे का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, राज ठाकरे की गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। राज ठाकरे तो ये था कि बीच बीच में अपनी मोटरसाइकिल कुदा करके कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, वो जरूर अपना कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज ठाकरे की गाड़ी कभी चली ही नहीं। राज ठाकरे की गाड़ी चलती तो फिर उनको जो है वो ठाकरे परिवार ही अपने साथ में ले आता, क्योंकि जिस वक्त में ठाकरे परिवार के साथ में यानी उद्धव ठाकरे के साथ में दगा किया गया, उनको जो है पार्टी को तोड़ करके, लोगों को तोड़ करके जब सरकार बना ली गई थी, उस वक्त में कहा गया कि ठाकरे बंधु साथ में आ सकते हैं, लेकिन तब भी नहीं हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि राज ठाकरे के पास में कुछ नहीं है, ना उनके पास में जो है समर्थक है। एक वक्त था थोड़ा बहुत राज ठाकरे का जो दबदबा दिखता था, वो बॉलीवुड की कुछ फिल्मों का बॉयकॉट कर देते थे, टोल प्लाजों के ऊपर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर देते थे, कुछ फिल्मों के पोस्टर वगैरह फाड़ दिए, कहीं पर कालिख वगैरह पोत दी, कहीं पर किसी अभिनेत्री को जाकर के, कभी किसी अभिनेता को जाकर के उसको धमकी वगैरह दे दी। इस प्रकार की थोड़ी राजनीति उनकी रहती थी। लेकिन अब जो है वो राज ठाकरे की राजनीति वो भी खत्म हो गई। अब वो बीच-बीच में 1-2 स्पार्किंग वाले बयान देते हैं, लेकिन वो स्पार्किंग वाले बयान उतना स्पार्क कर नहीं पा रहे। और अब राज ठाकरे को इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे कमजोर वो है, क्योंकि मैं सबसे उनको बीच में मैं ये मान ही नहीं रहा हूं कि वो बीच की लाइन में कभी आए थे। तो जो बीच की लाइन में कभी आया ही नहीं, जो रेस की लाइन पर कभी आ ही नहीं पाया, तो उसको कभी हम कैसे कहें कि वो साइड लाइन में है। लेकिन अजीत पवार अजीत पवार वो एक ऐसे नेता थे जो सर पवार का पूरा कार्यभार भी देख रहे थे। सुप्रिया सुले अजीत पवार से नीचे ही थी। सुप्रिया सुले भले ही जो है वो शरद पवार साहब की बेटी हो, लेकिन सब जानते हैं कि लोगों के अंदर जो पकड़ थी, संगठन पर पकड़ थी, वो अजीत पवार की थी। और एक वक्त में अगर वो थोड़ा-सा इत्मीनान रखते, तो फिर ये हो सकता था कि शरद पवार गद्दी उनको अपनी सौंप देते। लेकिन जिस प्रकार की कटुता उनकी उनकी तरफ से दिखाई गई, जब वो इधर से छोड़ करके उस तरफ गए, तो उन्होंने जो बयान दिए, जिस प्रकार से कटु शब्द शरद पवार के लिए कहे,
शरद पवार को ये कहा कि आपने अपने गुरु के पीठ में छुरा घोंप करके आए। मतलब जो बातें कभी नहीं कहनी चाहिए थी उनको, वो बातें भी वो सब बोल गए। उनको अपने आप को जस्टिफाई करना था, अपने फैसले को जस्टिफाई करना था, लेकिन इसके लिए वो किस हद तक चले गए, किस लेवल पर चले गए, ये सबने देखा। और उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान अब उनको आगे होगा, ये अब उनको समझ में आ रहा होगा, उनके समर्थकों को समझ में आ रहा होगा। और अब जिस तरीके से कभी 1 दर्जन नेता, कभी 2 दर्जन नेता, कभी पार्षद, कभी विधायक, और अभी तो चुनाव की बेला थोड़ी शुरू होने दीजिए। अभी भी महाराष्ट्र में जो ईडी सीबीआई का खौफ पैदा किया गया, वो अभी भी थोड़ा है। अभी जैसी आचार संहिता लगेगी, आप देखिए कि सबसे पहले तो इसी चीज को लेकर के कशमकश रहेगी और इसी चीज को लेकर के हंगामा मचेगा कि किसको कितनी सीट दी जाए। पहली बात तो इसी को लेकर के बवाल मचेगा। और दूसरी बात, इसके बाद में जो बड़ा हंगामा खड़ा होगा, वो इस बात को लेकर के खड़ा होगा कि आप कैसे किसको जो है वो कहां पर उतारेंगे, और वो आपके प्रति लॉयल भी है या नहीं है। पहले तो सीटों को लेकर के बवाल होगा, और दूसरा ये होगा कि जिसको आप उतार रहे हैं, कहीं वो अंदर खाने शरद पवार के लिए तो काम नहीं कर रहा है। ये अजीत पवार के लिए आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शरद पवार का सब जानते हैं कि राजनीति के मास्टर हैं वो, और महाराष्ट्र की राजनीति में कम से कम सब ये जरूर देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई एक बड़ा नाम है या हर कहीं जिले में अपनी पकड़ रखते हैं, तो वो आज भी शरद पवार है। और जो पुराने नेता हैं, शरद पवार की अभी भी आप मत भूलिए, एक मास्टर स्ट्रोक उनके पास में अभी रखा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में उसका वो इस्तेमाल करेंगे। और वो मास्टर स्ट्रोक उनका ये होगा कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। और जब जब जिस नेता ने ये दांव चला है, वो नेता कामयाब भी हुआ है। आखिरी चुनाव का जो एक सेंटिमेंट होता है, क्योंकि जो नेता 20 साल से 25 साल से आपके साथ में खड़ा रहा है, जुड़ा रहा है, आप उसको लगातार देखते रहे हैं, और वो आदमी ये कहे कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो जाहिर तौर पर फिर लोग उसकी गलतियों को थोड़ा क्षमा कर देते हैं कि चलिए एक बार है, फिर उसके बाद में नया नेतृत्व तलाश करेंगे। और जिस तरीके से अब रोहित पवार उभर करके सामने आए हैं, रोहित पवार ने भी अजीत पवार को बहुत हद तक काट दिया है, क्योंकि एक कमी जरूर थी शरद पवार के पास में कि वो वक्त नहीं दे पा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, चार्ज नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। और ऐसे में जो मिलने का काम, चार्ज करने का काम, फीडबैक लेने का काम, संदेश नीचे तक पहुंचाने का काम जो अजीत पवार करते थे, वो अजीत पवार दूसरी तरफ चले गए थे। अब उसके बाद में रोहित पवार ने कमान वहां पर संभाली, और रोहित पवार अब वो काम कर रहे हैं शरद पवार के लिए जो कभी अजीत पवार करते थे। और रोहित पवार ने महाराष्ट्र में एक तरीके से अजीत पवार की राजनीति जो उभर रही थी एनसीपी के अंदर, उस स्पेस को भर दिया है। एनसीपी के नेताओं की डिमांड थी कि हमें एक नेता चाहिए, तेज तर्रार नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए, जिसको हम सड़क पर अपने साथ में ला सकें। शरद पवार जो सड़क की राजनीति के आज व्यक्ति नहीं है, वो सियासत में सूरमा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सियासत के सूरमा है वो, लेकिन सड़क की सियासत अलग होती है, सड़क की राजनीति अलग होती है। सड़क में एग्रेशन आपको दिखाना पड़ता है, बैरिकेड आपको तोड़ने पड़ते हैं, बैरिकेड कूदना पड़ता है, मशालें लेकर के चलना पड़ता है। महाराष्ट्र में टॉर्च का सिस्टम नहीं है कि कोई टॉर्च जला करके, महाराष्ट्र में मसाल लेकर के चलते हैं। और ऐसे में एक नेता चाहिए था जो अजीत पवार के खेमे को ये बता सके कि रोहित पवार वो व्यक्ति है जो अजीत पवार से ज्यादा बेहतर है। उनकी तरफ से एक संदेश देना था, और वो संदेश उन्होंने देने का काम किया। और अब कुल मिलाकर के शरद पवार का जो खेमा है, वो इस वक्त में ताकतवर ना केवल हुआ है, बल्कि शरद पवार का खेमा वो कहीं ना कहीं अपने आप को अजीत पवार से कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति के अंदर आज पेश कर रहा है। और इस वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल वो अजीत पवार के लिए ये है कि किस एजेंडे के तहत जाए, क्योंकि युवा चेहरा, सबसे बढ़िया चेहरा वो उनके पास में है।
अनुभवी चेहरे की तौर पर बात करेंगे तो शरद पवार से ज्यादा अनुभवी आप है नहीं, तो आपके पास में ऐसा क्या खास क्वालिटी है कि आपको लोग कंसिडर करेंगे? और दूसरा, आपके ऊपर तो एक ठप्पा लग गया गद्दारी का, गद्दारी का ठप्पा आप पर लग गया। तो ये जो गद्दारी का ठप्पा आप पर लगा और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को आपने तितर-बितर कर दिया, क्योंकि एक वक्त था कि चलिए एक तीर किसी ने धोखे से मार दिया, एकनाथ शिंदे ने धोखा कर दिया या एकनाथ शिंदे को धोखे से हड़प लिया या ईडी सीबीआई के जोर से हड़प लिया, वो एक समझ में आ जाता लोगों को। लेकिन उसके बाद आप भी चले गए, अजीत पवार भी चले गए, इससे लोगों को पता चला कि नहीं भाई, ये अपनी सुविधा की राजनीति के लिए जा रहे हैं। इनको अपने केस माफ करवाने थे, इनको अपनी ईडी से क्लीन चिट लेनी थी, इनको अपना भाई, इनको अपनी पत्नी बचानी थी, इनको अपने नेता करीबी जो प्रफुल्ल पटेल और ये सब हैं वो बचाने थे, और इसलिए इन्होंने समझौता कर लिया महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता के साथ और ये बीजेपी के आगे झुक गए। ये मैसेज नीचे तक गया है, ये नीचे तक गया है मैसेज। और अब अजीत पवार के लिए मुश्किल हो गई है कि वो अपने कुनबे को बचा करके कैसे रखे, क्योंकि लगातार उनका कुनबा जो है वो इस वक्त में तितर-बितर हो रहा है, लगातार उनका कुनबा टूट रहा है। कभी आपने कोई खबर पिछले 1 महीने में अगर ये सुनी हो तो मुझे बताइए कि शरद पवार का खेमा टूट करके अजीत पवार के साथ आ गया? नहीं सुनी हो। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी ये स्थिति है, तो जैसे चुनाव और परवान चढ़ेगा, चुनाव और पास में आएगा, तब और क्या हालात होंगे वो देखने वाली बात हो। जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की स्थिति है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना आंतरिक हमले हो रहे हैं, बल्कि और तो और बाहरी हमलों के साथ-साथ उन्हें आंतरिक हमलों को भी संभालना है, क्योंकि जहां उनके गुट के कई नेता जो हैं, वो शरद पवार के खेमे में जा रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके गठबंधन के अंदर भी उन पर किस तरीके से कभी आरएसएस की पत्रिका के हवाले से कोई ना कोई बयानबाजियां सामने आ जाती है, कभी उनके गुट के ही नेता बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये सब चीजें क्या कुछ करेंगे अजीत पवार की राजनीति में, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल अब इंतजार है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का कि इससे पहले क्या कुछ उथल-पुथल जो है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप लोग बताइए, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।